आज हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड। पहले आता है इसका परिचय। हमारे चारों ओर विस्तृत विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है तथा इसके अंतर्गत सभी पिंड जैसे कि सुदूर तारे, ग्रह, उपग्रह के साथ ही पृथ्वी और इसके साथ मौजूद सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के आकार एवं सीमा के संदर्भ में अभी पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं तथा प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। सूर्य जो हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है, अरबों तारों के इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक तारा है। दूसरी ओर पृथ्वी ब्रह्मांड नामक इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटे से बिंदु के समान है। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई विभिन्न आकाशीय पिंडों, तारे और ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरियों को खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष या फिर पारसेक्स में व्यक्त किया जाता है। खगोलीय इकाई को पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। इसकी लंबाई त्रिकोण मितीय द्विघात पर आधारित होती है, जो कि तारों के बीच दूरी मापने का प्राचीन तरीका है। यह उस दूरी को बताता है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या 1 सेकंड में वृत्त के कोण को कंक्षांतरित करती है। एक पारसेक लगभग 30.86 पीटामीटर होती है या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष या 30.9 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है। मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश पृथ्वी पर कब तक पहुंचता है, इसे क्या कहा जाता है? एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष के क्या है? एक दूरी को मापने की इकाई है। पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ये अरबों तारे अंतरिक्ष में समान रूप से विस्तृत नहीं हैं। ये तारे समूह या फिर समूहों में पाए जाते हैं, जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने के क्रम में हम सर्वप्रथम ब्रह्मांड में उपस्थित आकाशगंगा, ताराओं, ग्रहों और उपग्रहों आदि की चर्चा कर देंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हम्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसमें 2 प्रकार की थ्योरी आती है। पहली आती है बिग बैंग कॉस्मोलॉजी और दूसरी आती है स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी। इसमें 2 प्रकार की थ्योरी है। एक में कहा गया है कि जो हमारे मैटर है वह विस्तृत मतलब एक स्टैटिक है, स्थिर है, और जैसे हमारा इसका विस्तार हो रहा है और वो दूर दूर जा रही हैं और विरल होती जा रही हैं। और दूसरी आती है स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी। इसमें मतलब जो यह जितना भी बढ़ रहा है यूनिवर्स, उसके साथ इसका मैटर भी उतना ही बढ़ रहा है। ये कहलाती है स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी। यहाँ ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी बढ़ रही है, परंतु विक्षेपण आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। हायर्ड ने इस विकल्प के रूप में स्थायी अवस्था संकल्पना या फिर स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार ब्रह्मांड सदैव एक ही जैसा रहा है। यह ना तो कभी आरंभ हुआ है और ना ही अंत हुआ है। अद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय इस ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत को ही अपना समर्थन देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत की अवधारणाएं। आरंभ में ही सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर अवस्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक निम्न और तापमान एवं घनत्व अत्यधिक था। मतलब इसका आयतन बहुत ज़्यादा कम था लेकिन तापमान और घनत्व ज़्यादा था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से इसमें व्यापक विस्तार हुआ। अब खगोलविदों के बीच इस तथ्य के विषय में आम सहमति है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व घटित हुई थी।
ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड में अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने की प्रारंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। बिग बैंग सिद्धांत के समर्थन एवं प्रमाण। पहले आते हैं प्रमाण और इसकी व्याख्या कैसे की गई है। आकाशगंगा के संबंध में रेड शिफ्ट परिघटना। यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जा रही है तो प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित हो जाता है। देखो, यदि कोई भी प्रकाश स्रोत है वह हमसे दूर जा रहा है तो उसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, ह्रास होगा। उसकी आवृत्ति में यदि ह्रास होगा तो दृश्य स्पेक्ट्रम लाल वर्ण की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे कि अन्य आकाशगंगाएं तेजी से हमसे दूर जा रही हैं तो वो कैसी हो जाती हैं? लाल होती जा रही हैं। इनकी वेवलेंथ क्या हो रही है? रेड शिफ्ट हो रही है और पास है तो वो ब्लू शिफ्ट में रहेगी। आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ने से इसके प्रकाश का रेड शिफ्ट अधिक होता है। इससे सबसे अच्छा विवरण यह है कि प्रकाश ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यह इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का प्रारंभ एक विस्फोट से ही हो सकता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। अपेक्षाकृत सामान्य रूप से होने वाले कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ऊर्जा के अवशोषक हैं। देखो क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन बैकग्राउंड। अपेक्षाकृत समान रूप से होने वाले जो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन है वह बिग बैंग थ्योरी के बाद ही ऊर्जा के अवशेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मिल्की वे। यह तारों का ऐसा समूह होता है जो कि अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से परस्पर बंधे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मिल्की वे कहा जाता है। देखो, ये पूरी क्या है? हमारी मिल्की वे है जिसमें हमारा तारा है। ये पूरी मिल्की वे है जो कि कैसी है? स्पाइरल है, गोल गोल है, पूरी सर्पिलाकार है। इसमें कहीं एक हमारा सूर्य है ना, और उसके ऊपर उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वह चक्कर लगाने वाली पृथ्वी है। अब आती है इसकी विशेषता देखते हैं मिल्की वे की। यह सर्पिलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है और इसका आकार कैसा होता है? तस्तरीनुमा होता है। यह अपने केंद्र पर वामावर्त मतलब या फिर क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन कर रही है। सभी तारे सौरमंडल के साथ साथ सूर्य भी आकाशगंगाओं के केंद्र की ओर चक्कर लगा रहा है। मतलब जैसे कि हमारा पूरा सूर्य है वो भी हमारे जो मिल्की वे है गैलेक्सी है पूरी उसकी केंद्र के चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी और सूर्य के साथ सारे ग्रह भी और उसके उपग्रह भी सभी चक्कर लगा रहे हैं। तारों की डिस्क केंद्र में काफ़ी मोटी होती है जो आकाशगंगा के केंद्र में तारों के एक अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे जो तारे होते हैं उसकी डिस्क क्या होती है? केंद्र में मोटी होती है। बहुत सारे तारे होते हैं जो आकाशगंगा के केंद्र में तारों की एक अपेक्षाकृत उच्च संकेंद्रण को प्रतिनिधित्व करती है। मतलब वहाँ पर बहुत सारे तारे हैं। तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो निरंतर प्रकाश या ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ये हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस और धूल कण के विशालकाय बादलों से बने होते हैं। तारों में इनके कुल भार का 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन और 0.5% लोहा और अन्य भारी तत्व से निर्मित होते हैं। सभी तारों में सूर्य सहित हाइड्रोजन परमाणु लगातार हीलियम परमाणु में परिवर्तित होता रहता है और इस प्रक्रिया के द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा ताप एवं प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। इसी ताप, प्रकाश और तारों में चमक पैदा करते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति, प्रकाश के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तारे 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीले। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। लाल तारा, इसका पृष्ठ ताप अत्यधिक निम्न होता है। श्वेत तारा उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे होते हैं और नीला, इसका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है। ध्रुव तारा पोलारिस, सीरियस, बेगा, कैपेला,
अल्फा सेंटोरी, बीटा सेंटोरी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी, स्पाइका, रेगुलस, प्लेरिडेस, आर्कटूरस और बेटेलग्यूज और शूर कुछ प्रमुख तारों के उदाहरण हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है और अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सभी तारे ध्रुव तारे को छोड़कर रात में आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होते हैं। पृथ्वी स्वयं ही अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, अर्थात जब पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो तारे विपरीत दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। चूंकि हम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं, अतः पृथ्वी हमारे लिए स्थिर है, लेकिन तारे आकाश में गतिमान प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे रात बीतती है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तारे की उत्पत्ति। तारों का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। आकाशगंगाओं में उपस्थित हाइड्रोजन हीलियम गैस के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ इसके जीवन चक्र का आरंभ हो जाता है। तारे 3 प्रकार से बनते हैं। पहले आते हैं खगोलीय नर्सरी, निहारिका का चरण, धूल गैस, मुख्यतः हाइड्रोजन का गुरुत्वाकर्षण से संकुचन होता है। किसमें? खगोलीय नर्सरी में। इससे 3 तारे बनते हैं। पहला आता है सूर्य जैसे तारे, फिर आते हैं विशाल तारे और तीसरे आते हैं महाकाय तारे। सूर्य जैसे तारे यह अधिकतम सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना होते हैं। मुख्य क्रम के तारे होते हैं। कौन से? सूर्य जैसे तारे। यह आगे जाके क्या बनते हैं? लाल दानव तारा। हाइड्रोजन की समाप्ति हो जाती है। हीलियम के ईंधन के रूप में प्रयोग के दौरान विस्तार होता है। विस्तार के साथ शीतलन होता है। आकार 1 से 2 म्यू होता है। ग्रहीय निहारिका, हीलियम की समाप्ति के साथ ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है। बाह्य परतों को विस्फोट के साथ फेंक देता है। श्वेत वामन तारा, तारे का बच्चा केंद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरण शीतल होता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आकार तक छोटे होते जाता है। शीतलन के साथ धुंधला भी हो जाता है। किसमें? श्वेत वामन तारे में। श्याम वामन तारा पूरी तरह से शीतल या काला होता है। केंद्र कार्बन का बना होता है वामन तारे का। देखिए सूर्य जैसे तारे में क्या होता है? पहले वह बनेगा लाल दानव तारा। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की समाप्ति हो जाती है। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। विस्तार में शीतलन हो जाता है और आकार कितना होता है? 1 से 2 में होता है। ग्रही निहारिका मतलब यह ग्रहण करेगी। हीलियम की समाप्ति के बाद यह ऊर्जा उत्पादन बंद कर देता है। बाह्य परतों को विस्फोट के साथ फेंक देता है। श्वेत वामन तारा, तारा का बच्चा केंद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकिरण शीतल होता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आकार तक छोटे होते जाता है। शीतलन के साथ धुंधला सा हो जाता है। श्याम वामन तारा पूरी तरह से शीतल और काला हो जाता है। केंद्र कार्बन का बना होता है। विशाल तारा सूर्य से 1.5 से 3 गुना विशाल होता है। विशाल तारा और मुख्य क्रम का तारा होता है। ये आगे जाके क्या बनता है? लाल महादानव तारा सौरमंडल के बराबर विशाल हो सकता है। जितना विशाल तारा उतने भारी तत्वों का निर्माण करेगा। सुपरनोवा अत्यधिक द्रव्यमान से केंद्र दबाव को झेल नहीं पाता। केंद्र के संकुचन के दौरान तारों में विस्फोट होता है। नए बने तारे तत्व अंतरिक्ष में वितरित हो जाते हैं। जितना बड़ा सुपरनोवा होगा उतना भारी कण बनता है। न्यूटन तारा बड़े तारे का संकुचन केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। लगभग 10 किलोमीटर तक व्यास होता है। जल से करोड़ों गुना घनत्व होता है। तो इसमें क्या होते हैं? जब विशाल तारे में पहले बनेगा लाल महादानव, जिसमें सौरमंडल
के बराबर विशाल हो जाता है। इतना विशाल कि तारा उतना ही भारी तत्व होगा जितने विशाल होंगे। सुपरनोवा अत्यधिक द्रव्यमान में केंद्र दाब को झेल नहीं पाता। केंद्र में संकुचन के दौरान तारे में विस्फोट होता है। नए भारी तत्वों का अंतरिक्ष में वितरण हो जाता है। जितना बड़ा सुपरनोवा होता उतना ही बड़े तारे होते हैं। फिर आता है न्यूटन तारा। बड़े तारे का संकुचन होता है। केंद्र प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बना लेता है। 10 किलोमीटर तक व्यास होता है और जल से करोड़ों गुना घनत्व होता है। महाकाय तारे सूर्य से 3 गुना ज़्यादा द्रव्यमान होता है। फिर यह लाल महादानव तारा बनता है। फिर उसके बाद सुपरनोवा बनते हैं। फिर उसके बाद श्याम विवर बनता है जो कि अत्यधिक द्रव्यमान से केंद्र एक बिंदु के रूप में संकुचित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश भी नहीं बचता श्याम विवर में। अब आते हैं प्रोटोस्टार का निर्माण। प्रारंभ में आकाशगंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। हालांकि इनका तापमान बहुत कम होता है जो कि -173 डिग्री सेल्सियस था। चूँकि गैस बहुत ठंडी थी, निहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संकुचित होकर सघन बादलों का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त गैसों से बने बादल अत्यधिक विशाल थे, इसलिए विभिन्न गैसों के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निहारिका में सिकुड़न प्रारंभ होता है और अंत में निहारिका में इतना सिकुड़न हो जाता है कि वे एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल जाते हैं, जिसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। प्रोटोस्टार देखने में एक विशाल काली गैस की गेंद की तरह लगता है। प्रोटोस्टार का निर्माण तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण होता है। यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता। अगले चरण में प्रोटोस्टार का प्रारंभ एक तारे के रूप में होता है जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब आते हैं प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण। प्रोटोस्टार एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड होते हैं जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे संकुचन जारी रहता है। आगे ज्यों ही प्रोटोस्टार में सिकुड़न प्रारंभ होता है, निहारिका में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की इन टक्करों से प्रोटोस्टार के ताप में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। प्रोटोस्टार के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्ष तक जारी रहती है। इस दौरान प्रोटोस्टार का अत्यंत तापमान प्रारंभिक जो कि -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इन प्रक्रम में 4 छोटे हाइड्रोजन के नाभिक संलयन होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा ताप और प्रकाश के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा प्रोटोस्टार को चमक प्रदान करती है और वह तारा बन जाता है। यह तारा बहुत लंबे समय तक निरंतर चमकता रहता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण। तारा अपने जीवन के अंतिम चरण के प्रथम भाग में रेड जाइंट चरण में प्रवेश करता है, जहां यह एक रेड जाइंट तारा बन जाता है। इसके बाद अपने द्रव्यमान के आधार पर श्वेत वामन तारा बनना समाप्त हो सकता है या सुपरनोवा तारे के रूप में इसका विस्फोट हो सकता है, जो अंततः न्यूटन तारा या ब्लैक होल तारा बनकर समाप्त होता है। रेड जाइंट तारा चरण। प्रारंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर और हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। जब तारे के कोर में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है तो तारे के कोर में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाती है, जिससे तारे के केंद्र में केवल हीलियम शेष रह जाता है। संलयन अभिक्रिया के बंद होने के कारण तारों के कोर में दबाव कम हो जाता है और कोर अपने स्वयं के गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है। हालांकि तारों के बाहरी आवरण में अभी भी कुछ हाइड्रोजन शेष रहती है और संलयन अभिक्रिया बहुत कम तीव्रता के साथ ऊर्जा मुक्त करना जारी रखती है। इन सभी परिवर्तनों के कारण सामान्य तौर पर तारों में संकुचन बढ़ जाता है और इसे दोबारा संतुलन करने के लिए तारा अपनी बाहरी कक्षा में फैलाव कर लेता है। इस प्रकार तारे का आकार बहुत बड़ा या विशालकाय हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है और इस स्तर पर तारे रेड जाइंट चरण में प्रवेश करते हैं। सूर्य भी अंततः आज से लगभग 5000 मिलियन वर्ष के बाद एक रेड जाइंट तारा में बदल जाएगा। सूर्य की बाहरी फैलाव बहुत आवरण
इतना बड़ा हो जाएगा कि अंतरिक्ष ग्रह बुध, शुक्र, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी निगल जाएगा। जब एक तारा रेड जाइंट तारा चरण में प्रवेश करता है तो इसका भविष्य अपने तारा प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे दो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर होता है तो रेड जाइंट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होता और इसका केंद्र सिकुड़ने से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार या श्वेत वामन तारा बनता है, जो अंततः अंतरिक्ष में पदार्थों के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक होता है तो इसे बना रेड जाइंट तारा सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित सुपरनोवा तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूटन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण। तारा जब रेड जाइंट चरण में प्रवेश करता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रेड जाइंट तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना होता है या तुल्य होता है, सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है, तो वह अपना प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है। केवल उसका कोर बचा रहता है। वह हीलियम कोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम कोड के इस आधारित संकुचन के कारण कोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एक दूसरा दौर प्रारंभ हो जाएगा। इसमें हीलियम भारी तत्व जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के कोड का संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा और तब पुनः संलयन अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी तो तारे का कोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और यह श्वेत वामन तारा बन जाएगा। सुपरनोवा तारे और न्यूटन तारे का निर्माण। जब विशाल तारा रेड जाइंट तारे के चरण में होता है तो बड़े हुए आकार के केंद्र में अत्यधिक हीलियम रहता है। हीलियम से बना यह विशालकाय केंद्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संकुचित होकर ताप उत्सर्जित करता है। इस अत्यंत उच्च ताप पर केंद्र में हीलियम का संलयन कार्बन में होने लगता है और अत्यधिक ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। चूंकि तारा अत्यधिक विशाल और अत्यधिक मात्रा में परमाणु ईंधन हीलियम से युक्त होता है, इसलिए कम समय में तीव्र परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे रेड जाइंट तारे का बाहरी आवरण एक चमकीले टिमटिमाते हुए कर्ण के साथ परमाणु की भांति विस्फोटित होता है। इस तरह के विस्फोटित तारे को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट में एक सेकंड के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा सूर्य द्वारा लगभग 100 वर्ष में उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर होती है। मतलब इसमें इतनी सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो कि सूर्य को लगभग 100 वर्ष तक उत्सर्जित करने में लगेगी। प्रचंड ऊर्जा कई दिनों तक आकाश को प्रकाशित करती रहती है। जब सुपरनोवा विस्फोट की घटना घटित होती है तब रेड जाइंट तारे के आवरण से द्रव राशि बाह्य अंतरिक्ष में फैल जाती है और ये नए तारे के निर्माण के लिए आग पदार्थ के रूप में कार्य करती है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसका अति तप्त केंद्र सुरक्षित बच जाता है, जिसमें लगातार संकुचन जारी रहता है और अंततः यह न्यूटन तारे या ब्लैक होल तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूटन तारे में पाए जाने वाले पदार्थों की सघन श्वेत वामन तारे के पदार्थों से अधिक होती है। यद्यपि अनेक श्वेत वामन तारों का पता लगाया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक भी न्यूटन तारे का पता नहीं लगाया है। इसका कारण हो सकता है कि न्यूटन तारे का बहुत ही धुंधला हो सकना और चक्कर लगाता हुआ न्यूटन तारा रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, जिसे पल्सर कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने अपने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो कि श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में परिवर्तित होकर समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे सुपरनोवा तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूटन तारे या ब्लैक होल में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाते हैं। ये है चंद्रशेखर सीमा और जो कि कितनी है 1.44 है गुना, किससे सूर्य से ज़्यादा या कम। यदि कम होगा तो वह श्वेत वामन तारा बनेगा
और नष्ट हो जाएगा। और यदि ज़्यादा होगा, उसका द्रव्यमान 1.44 गुना सूर्य से ज़्यादा होगा, तो वह न्यूटन तारा या फिर ब्लैक होल तारे में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा श्वेत वामन तारे के रूप में जीवन समाप्त करने के लिए जो चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानी जाती है, अर्थात एम स्टार इज लेसर देन या इक्वल 1.44 एम सन, जो चंद्रशेखर सीमा कही जाती है। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित विवरण से यह बिंदु और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ब्लैक होल। जब एक विशालकाय पिंड अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण अनियंत्रित होकर भीतर की तरफ संकुचित होता है तो उसे ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। जब एक बड़े तारे का सुपरनोवा विस्फोट होता है तो तारे के बाहरी आवरण में स्थित वायु पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है, लेकिन इस दौरान तारों के केंद्र बचे रह जाते हैं। सुपरनोवा के इस भारी केंद्र में संकुचन जारी रहता है और यह न्यूटन तारा बना लेते हैं। इस न्यूटन तारे का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि न्यूटन तारा बहुत भारी होता है तो अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण यह असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है और न्यूटन तारे के अत्यधिक परिणाम में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंडों को कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहते हैं। इस प्रकार ब्लैक होल का निर्माण अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यूटन तारे के सीमित समय तक संकुचन द्वारा होता है। न्यूटन तारा जितना अधिक सिकुड़ता जाता है और जितना अधिक सघन हो जाता है कि उससे निर्मित ब्लैक होल अपनी सतह से किसी भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं करने देता। इसका कारण ब्लैक होल का अति शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ब्लैक होल से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता, इसलिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, वे दिखाई नहीं देते। इनकी उपस्थिति को आकाश में उनके पड़ोसी पिंड पर उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम तारों को वृक्क में घूमते हुए देखते हैं जिसके केंद्र में कोई दूसरा दृश्य तारा नहीं होता, तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ केंद्र में ब्लैक होल है और यह ब्लैक होल द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो तारों को अपनी ओर वक्राकार रूप दे रहा है। सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह और उसके उपग्रह, 1000 अन्य छोटे पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और उल्काएं, मेटेओर्स से मिलकर बना है। सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और लगभग 5 अरब वर्ष पुराना है। सूर्य सौर प्रणाली के केंद्र में है और ये सभी विशालकाय पिंड इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौरमंडल और उसके सभी ग्रह और अन्य पिंड उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर नियंत्रित होती है। सौरमंडल में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण सौरमंडल के पदार्थ का लगभग 99.9% भाग केवल सूर्य से निर्मित है। सौरमंडल में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत भी सूर्य ही है। अब आता है सूर्य। सौरमंडल और सौर परिवार में सूर्य का मुख्य स्थान है। अन्य लाखों तारों की तुलना में सूर्य मध्य आकार और औसत दीप्ति वाला तारा है। हालांकि सूर्य पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है, फिर भी यह पृथ्वी से 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और प्रकाश वर्ष में इसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्रता गति से चलकर पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जबकि अन्य दूसरे तारे जो कि नज़दीक तारे हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इससे प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगभग 4.3 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य एक आकाशीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% स्थित हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। इसका तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है।
1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। तो जो सूर्य की दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का जो वायुमंडल है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। यह लाल रंग का होता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो कि केंद्र सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना एक्स रे उत्सर्जित करती हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इन वायु कणों के टकराने से रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा लाइट कहा जाता है। इसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है। ये सूर्य से अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो कि पृथ्वी के वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। सौर तूफान। सौर अपनी संलयन अभिक्रियाओं के कारण सौर विकिरण या फिर सोलर फ्लेम्स या सशक्त आवेशित किरणों कोरोनल मास इंजेक्शन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। यह घटना उपग्रहों और पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संचारों को बाधित करती है। तो सौर जो तूफान है वो क्या होते हैं? यह एक संलयन अभिक्रिया के कारण सौर विकिरण और सशक्त अवशेषित किरणें होती हैं जो कि ऊर्जा के रूप में प्रभावित होती हैं और ये पृथ्वी पर मौजूद जो इलेक्ट्रिक संचार हैं उनको बाधित करते हैं। गैप 3 एक्सपेरिमेंट। गैप 3 का फुल फॉर्म क्या होता है? गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जी एस फेज 3 एक्सपेरिमेंट ऊटी में स्थित एक विशेष टेलीस्कोप एरे है। क्या है ये? गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जी एस फेज 3 एक्सपेरिमेंट कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऊटी में स्थापित किया गया है। एक विशेष टेलीस्कोप एरे है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय किरणें या फिर जो कॉस्मिक रे हैं उनसे मियोन का पता लगाना है। यह भारत और जापान का संयुक्त प्रयास है जिसे भारत का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तथा जापान की ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी और नगोया विमेंस यूनिवर्सिटी सम्मिलित हैं। तो भारत में इसको ऊटी में स्थापित किया गया है। किनका संयुक्त प्रयास है? भारत और जापान का। तो भारत की है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापान की 2 इंस्टीट्यूट हैं, ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी और नगोया विमेंस यूनिवर्सिटी इसमें शामिल की गई हैं। उपग्रह आधारित अध्ययन के विपरीत इसका प्रयोग सौर तूफानों और पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी दूरी पर अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। उपग्रह आधारित अध्ययन केवल इसके आसपास के क्षेत्र में क्यों हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन। यह सूर्य के अध्ययन को समर्पित भारत का पहला वैज्ञानिक मिशन है। आदित्य 1 मिशन की संकल्पना दृश्य उत्सर्जन रेखा प्रभा मंडल रेखी नामक पेलोड से ले जाने हेतु 400 किलोमीटर श्रेणी उपग्रह के रूप में किया जाता है तथा इसे 800 किलोमीटर निम्न भू कक्षा में प्रमोचित करने की योजना की गई है। तो आदित्य L1 क्या है? भारत का एक पहला सूर्य को समर्पित वैज्ञानिक मिशन है। आदित्य 1 मिशन की संकल्पना क्या है? सदृश्य उत्सर्जन रेखा प्रभा मंडल रेखी नामक पेलोड को ले जाने हेतु 400 किलोमीटर श्रेणी उपग्रह के रूप में किया गया है। इसमें 800 किलोमीटर निम्न भूभाग में भी प्रमोजित किया जाने की योजना थी। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के
लेगांजी बिंदु के आसपास प्रभामंडल कक्षा में स्थित उपग्रहों से मुख्य लाभ यह होता है कि इनके बिना किसी आच्छादन ग्रहण के लगातार सूर्य को देखा जा सकता है। अतः L1 मिशन को अब आदित्य L1 मिशन में संबोधित किया जाता है। इससे L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में प्रविष्ट कराया जाएगा, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थित है। इस उपग्रह में परिवर्धित विज्ञान कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य सहित 6 अतिरिक्त पेलोड हैं। कितने हैं? 6 अतिरिक्त पेलोड लगाए गए हैं परिवर्धित विज्ञान क्षेत्र के अलावा। यह मिशन सौर झंझावात या सोलर स्टॉर्म की उत्पत्ति एवं विकास एवं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पथों को समझने में मदद करता है। यह कोरोना और पर्यावरण पर सौर पवनों के प्रभाव को भी समझने में सहायता करेगा। L1 व L5 क्या हैं? तो लेगांजे बिंदु अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होते हैं जहां 2 विशाल पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किसी बिंदु छोटे तीसरे पिंड पर लग रहे अपकेंद्रीय बल के बराबर होते हैं। मतलब इनका जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वह तीसरे पिंड पर लग रहे अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। बलों का पारंपरिक प्रभाव एक संतुलन बिंदु उत्पन्न करता है जहां कोई अंतरिक्ष यान खड़ा करके अवलोकन या प्रक्षेपण कर सकता है या प्रेक्षण कर सकता है। इन बिंदुओं का नाम जोसेफ लुइस लेगांजे, जो कि 18वीं सदी के गणितज्ञ थे, उनके नाम पर रखा गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। ये हैं 5 बिंदु, आप देख सकते हैं। मून और पृथ्वी के बीच में भी हैं। अब आते हैं ग्रह या प्लैनेट्स। प्लैनेट क्या होते हैं? ग्रह एक ठोस खगोलीय पिंड होते हैं जो तारा अर्थात सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर कर रहे होते हैं। ग्रह चट्टान एवं धात्विक पदार्थ से बने होते हैं। इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्योंकि ग्रह तारों की तुलना में काफ़ी निकट स्थित होते हैं, ये बड़े दिखाई देते हैं और रात में चमकते नहीं हैं। शुक्र और अरुण के अतिरिक्त सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, इसलिए ग्रहों की सापेक्ष स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। सूर्य और अन्य तारों की तुलना में ग्रह बहुत छोटे होते हैं। पृथ्वी सहित 8 प्रमुख ग्रह हैं। सौरमंडल में ग्रहों का सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के अनुसार विवरण इस प्रकार है। सबसे पास है मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो 4 ग्रह हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, इसको जोविनियन प्लैनेट कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों का विन्यास। अंतरिक्ष खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की नई परिभाषा दी गई थी। अंतरिक्ष खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में दी गई ग्रह की परिभाषा के अनुसार सौरमंडल में वह ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसमें द्रव स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक संतुलन लगभग एक गोल आकार ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान हो और जिसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी इसके पास कोई अन्य छोटे खगोलीय पिंड की भीड़भाड़ ना हो। इसके लिए ये सौरमंडल में अपनी कक्षा में मुख्य गुरुत्वाकर्षण पिंड हो जाते हैं। प्लूटो में इसका अभाव है क्योंकि ये पिंड अलग पहले 2 मापदंडों को पूरा नहीं करता, लेकिन तीसरे मापदंड को पूरा नहीं करता, तो इसे एक बोने ग्रह के नाम में जोड़ दिया गया है। तो अब प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है। 2006 में परिभाषा दी गई और इसके अकॉर्डिंग इसको बाहर हटा दिया गया। इस आधार पर प्लूटो क्या हो गया? एक बोना ग्रह हो गया। इनकी 3 परिभाषाओं की शर्तें क्या क्या हैं? पहला, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, इसका द्रव स्थितिक संतुलन हो जो कि एक गोल आकार ग्रहण करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान रखता हो। तीसरा, इसके पास साफ क्षेत्र ना हो, आसपास खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो और सौर में अपनी कक्षा के प्रमुख गुरुत्वाकर्षण पिंडों हो जाते हैं। प्लूटो में इसका अभाव है। अब आते हैं पार्थिव या फिर जोविनियन
प्लैनेट या ग्रह। पार्थिव और जोवेनियन ग्रह। 8 ग्रहों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। समूह विशेष के सभी ग्रहों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिन्हें ग्रह के 2 समूह लिए हैं। पहला आता है पार्थिव या फिर स्थलीय ग्रह जिन्हें टेरेस्ट्रियल या फिर इनर प्लैनेट कहा जाता है। दूसरा आता है जोवेनियन या फिर बाह्य ग्रह, जोवेनियन या आउटर प्लैनेट। सूर्य के 4 निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव या फिर स्थलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। इनमें भूभाग विशेषतापूर्ण है। इसमें ज्वालामुखी, घाटियां, पहाड़ियां, गर्त आदि पाए जाते हैं। स्थलीय ग्रहों की सामान्य विशेषताएं हैं। इनमें भूपटटी जिसको क्रस्ट कहा जाता है पतली चट्टानी परत से बनी हुई है। इसमें मेंटल में लोहा और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है। इसमें क्रूर भारी धातुओं से बना हुआ है। इसका वायुमंडल महीन और विरल होता है। इसमें कुछ में ही प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पार्थिव ग्रह हैं। ये ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर स्थित हैं जिन्हें गैसीय ग्रह या फिर जोवेनियन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इनकी संरचना बृहस्पति की समान है। गैसीय ग्रहों में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आदि सम्मिलित किए जाते हैं। गैसीय ग्रहों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये सभी गैसीय पिंड या फिर गैस से बने होते हैं। इनके चारों ओर वलय या फिर रिंग सिस्टम पाया जाता है। इनमें प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। पहला आता है बुध। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है जो कि सूर्य से निकलने में 2 घंटे पहले दिखाई देता है। जब सूर्य निकलता है उससे 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका एक विशेष गुण है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में से सबसे अधिक है जो कि कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। शुक्र जिसे वीनस कहा जाता है यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म तारा है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में दिखाई देता है। यह ग्रह सभी अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज संचरण करता है। यह पृथ्वी की भामिनी ग्रह या फिर सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। इसरो का भावी शुक्र मिशन, वीनस मिशन, अपने अंतर्ग्रही मिशनों के तहत इसरो मंगल ग्रह की पुनः यात्रा के अलावा शुक्र ग्रह पर जाने की भी योजना बना रहा है। शुक्र अभियान केवल एक ऑर्बिटल मिशन के रूप में प्रस्तावित है। यह इसरो द्वारा पहली बार संचालित मंगल अभियान की तरह एक प्रायोगिक प्रदर्शक मिशन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसरो का यह अभियान शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड से संपन्न वातावरण का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित है। शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड से संपन्न वातावरण का अध्ययन करने का उद्देश्य हमारे पृथ्वी ग्रह में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह जिसे मार्स कहा जाता है। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं जिसका अक्ष तल से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसमें दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। 687 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, इसी ग्रह पर स्थित है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस ओलिपस मैसी और सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर ही स्थित है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन मंगलयान। इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन मोम 5 नवंबर 2013 ईस्वी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान
PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला प्रथम देश बन गया था। इससे पहले सोवियत संघ, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। पहले सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत चौथा देश बन गया, लेकिन प्रथम सफलता प्रथम प्रयास में प्राप्त की है। भारत ने पहला देश बना है। इसरो का भावी मंगल मिशन। बजट 2017 में मंगल मिशन को अनुमति प्रदान की गई थी। 2021 और 22 में प्रस्तावित है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES भी इस अभियान में इसरो में सहयोग होगी। इस अभियान के लिए रोवर उपलब्ध करा सकती है। कौन कराएगी? ये फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है CNES। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते समय 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्षों का समय लेता है। यह उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा है जिसका रंग पीला है। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, जो कि पीले रंग का है और सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ग्रेट रेड स्पॉट। यह बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल चक्राकार स्थलीय तूफान होता है। यह पृथ्वी पर हरिकेन के समान होता है तथा इसका आकार हमारे ग्रह के आकार की तुलना में 2 गुना है और यह 400 वर्षों में देखा जाता है। यह बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। नासा ने चपाकार बृहस्पति ग्रह का नवीन दृश्य जारी किया, जो कि स्प्रिंग ऑफ पर्ल नाम से ज्ञात अंडाकार आकृति के तूफान या स्टॉर्म की श्रृंखला सहित प्रतीक रूप में ग्रेट रेड स्पॉट प्रदर्शित करता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ये वामावर्त घूर्णन करने वाले विशाल तूफान होते हैं जो बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में सफेद अंडाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। 1986 के बाद से 6 से 9 तक की संख्या में यह सफ़ेद अंडाकार आकृति में पाई जाती हैं। वर्तमान में 8 सफ़ेद अंडाकार या अंडाकृति दृश्यमान है। तो स्प्रिंग ऑफ पर्ल। जूनो मिशन। नासा के अंतरिक्ष यान जूनो ने बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और उसकी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। इसका उद्देश्य बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट होकर इस ग्रह का अध्ययन एवं विश्लेषण एवं बृहस्पति पर जल की उपलब्धि का पता लगाना है। जूनो अंतरिक्ष यान पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित यान है। गैलीलियो के बाद जूनो बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। गैलीलियो मिशन। गैलीलियो नासा का एक अंतरिक्ष यान था जो कि बृहस्पति और उसके प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। गैलीलियो को उसके मिशन में बृहस्पति के उपग्रहों यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो पर अपसतही लवणीय जल के साक्ष्य मिले थे। तो जो उपग्रह है किसके? बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, इस पर जो उसकी उपसतही है वहाँ पर लवणीय जल के साक्ष्य मिले थे। किसको? गैलीलियो को। नेक्स्ट आता है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलयों की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल किसके पास है? तो ये है टाइटन के पास। फोवे नामक शनि का उपग्रह अपनी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से भी कम होता है, यानी इसे जल में रख दिया जाएगा तो ये शनि जल में तैरेगा। कैसिनी हुयगेन्स। यह एक अंतरिक्षयान मिशन है जो कि 2004 में हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि और उसके प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन कर रहा है। कैसिनी ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर हाइड्रोकार्बन से भरे तीव्र ढाल वाले कैनियन की खोज की थी। हाल ही में नासा का यह मिशन समाप्त हो गया है।
तो हाइड्रोकार्बन किस पर खोजे गए थे? टाइटन पर। तो इसमें तीव्र ढाल वाले कैनियन की खोज की गई थी, किसके द्वारा? कैसिनी हुइगिन्स के द्वारा। शनि के वलयों की उत्पत्ति के पीछे का रहस्य सुलझा। कोवे विश्वविद्यालय और टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शनि, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों के वलयों का निर्माण 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन वलयों का निर्माण तब हुआ जब ग्रहों के पास के कुछ विशालकाय पिंड गुजरे और उनके द्वारा नष्ट किए गए। वलय क्या होते हैं? सौरमंडल के विशालकाय ग्रहों के पास बहुत ही विविध वलय पाए जाते हैं। ये वलय अनगिनत नन्हे कणों से निर्मित होते हैं। इनका आकार कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हो सकता है। ये कण मुख्यतः जल, बर्फ से निर्मित होते हैं। इनमें अल्प मात्रा में चट्टानी मिश्रण या पदार्थ भी होते हैं। शनि के वलय ज़्यादातर बर्फीले कणों से बना है, वहीं यूरेनस और नेपच्यून के वलय गहरे होते हैं और उच्च मात्रा में चट्टानी पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं। शोधकर्ताओं ने ग्रहों के पास से गुजरने वाले कुइपर बेल्ट पिंडों के ज्वारीय बल द्वारा विघटन का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल किया। शोधकर्ताओं ने गणना की कि यह लेट हैवी बम्बार्डमेंट दौरान हुआ था। तो किसके द्वारा? लेट हैवी बम्बार्डमेंट के कारण ये बने हैं। यह माना जाता है कि प्लूटो के आकार के पिंड नेपच्यून से आगे स्थित काइपर बेल्ट में भी अवस्थित हैं। वरुण, यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इस चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त परिक्रमा करते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है, मतलब पूर्व की तरफ होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना अधिक झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट आता है वरुण, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर अवस्थित है। यह हरे रंग का है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं। यह उपग्रह में ट्रिटॉन प्रमुख है। इसका उपग्रह क्या है? ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन है जो कि किसका है? नेपच्यून या फिर वरुण का उपग्रह है। ग्रह के संबंध में कुछ अन्य विशिष्ट तथ्य। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण, यानी सूर्य के सबसे निकट बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण है। ये दिया गया है इसका मैप के कौन कहाँ पर स्थित है। बुध सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमा करता है 88 दिन में और अपनी कक्षा पर घूमता है 59 दिन में। तो मतलब 60 दिन के समथिंग अपनी कक्षा पर घूम जाता है और सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है 88 दिन में। शुक्र, यह सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लेता है और अपनी कक्षा में घूमने के लिए या अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 243 दिन लेता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं और अपनी अक्ष में 1 दिन में घूमता है और चंद्रमा की संख्या 1 ही है। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको 87 दिन लगते हैं, 687 दिन लगते हैं और अपनी कक्षा पर घूमने पर या फिर अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन का समय लगता है और इसके पास चंद्रमा की संख्या 2 है। पहली आती है फोमोस और डीमोस।
आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और यह चट्टानों से बने होते हैं। अब आते हैं हमारे पार्थिव ग्रह, नहीं पार्थिव ग्रह जोवेनियन प्लैनेट। ये बृहस्पति, यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 11 साल लेता है और 11 महीने अर्थात 12 साल लगते हैं। यह अपनी अक्ष पर घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट का समय लेता है अर्थात 10 घंटे में घूमता है और चंद्रमा की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये गलत दी मतलब पुरानी है ये। फिर आता है शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल है इसका 29 वर्ष 5 महीने और अपनी अक्ष पर घूमने में इसे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं और सूर्यों की संख्या भी इसके पास ज़्यादा है, 82 86 के समथिंग है। यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसे 84 साल लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 164 दिन लगते हैं, अपनी कक्षा पर घूमने के लिए 16 घंटे का समय लगता है। और जो जोवेनियन प्लैनेट है या फिर बाह्य ग्रह हैं, यह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। यह गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे कम द्रव्यमान है अपने बुध का, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वरुण मतलब बुध का है और अधिकतम द्रव्यमान बृहस्पति का है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी बुध सबसे का परिक्रमण वेग सबसे कम है और वरुण का परिक्रमण वेग सबसे ज़्यादा है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम, पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के अनुसार ग्रहों का क्रम, शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और वरुण। शुक्र और वरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक समान ही होती है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय एवं समसामयिकी। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट वरुण नेपच्यून ग्रह की कक्षा से परे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने वाले बर्फीले छोटे निकायों से निर्मित एक वलय है, जिसमें अन्य बाह्य ग्रहों के निर्माण के हजारों लाख पिंड अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। इनकी कक्षा सौरमंडल के समीप अवस्थित है। तो देखिए सारे पूरा हमारा सौरमंडल है, उसके बाहर नेपच्यून के बाहर जो बर्फीली परत है, बहुत छोटे छोटे से कण हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। क्यूपर बेल्ट को अधिकांशतः पर्यवेक्षित लघु अवधि के धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, विशेष रूप से उनका जो 20 वर्षों से कम समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब आते हैं ब्लेजर्स। ब्लेजर एक आकाश गंगा होती है जिसमें किसी क्वेशर की भांति एक उच्च अति ज्वलल केंद्रीय नाभिक होता है। तो सबसे अति उज्ज्वल केंद्रीय नाभिक होता है किसके पास? ब्लेजर्स के पास। इसमें अंततः अत्यंत विशाल ब्लैक होल होता है। हालांकि एक ब्लेजर में उत्सर्जित प्रकाश में कभी कभी अत्यधिक उच्च ऊर्जा युक्त गामा रे भी सम्मिलित की जाती हैं, जो कि कभी कभी उच्चतम ऊर्जा की एक्सरे की तुलना में 10 करोड़ गुने से भी अधिक ऊर्जावान होती है। समग्र उत्सर्जन में कई अन्य विशिष्ट गुण होते हैं, जिसमें इनकी तीव्रता का समय के साथ नाटकीय ढंग से परिवर्तन होना भी हो सकता है। हाल ही में नासा ने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे दूरस्थ गामा रे ब्लेजर की पहचान की है। तो ये क्या होते हैं? ब्लेजर्स आकाश गंगाएं होती हैं एक प्रकार की, जिनमें क्वेशर बहुत सारे किसी क्वेशर की भांति एक उच्च उज्ज्वल केंद्र नाभिक होता है जिसमें अत्यंत विशाल ब्लैक होल होता है। हालांकि यह एक ब्लेजर्स में उत्सर्जित प्रकाश में कभी भी अत्यधिक उच्च ऊर्जा युक्त गामा किरणें भी शामिल हो सकती हैं, जो कि एक्सरे की तुलना में 10 करोड़ गुने से भी अधिक ऊर्जावान होती हैं। आइंस्टीन रिंग,
यह एक दुर्लभ खगोलीय परिघटना है जो कि एक दूसरे से कई मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित होती है। आकाशगंगाओं में सटीक रूप से संरेखित करने पर गठित होती है, जिसका सर्वप्रथम आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा अनुमानित किया गया था। आइंस्टीन रिंग अत्यधिक दूर स्थित आकाशगंगाओं की एक विरूपित छवि होती है जिसे स्रोत कहा जाता है। यह विरूपण स्रोत एवं विक्षेप के बीच अवस्थित बृहद आकाशगंगा, जिसे लेंस कहा जाता है, के कारण स्रोत से आने वाले सभी प्रकाश किरणों के मुड़ने से उत्पन्न होती हैं। ये क्या होती है? आइंस्टीन रिंग अत्यधिक दूर स्थित आकाशगंगाओं की एक विरूपित छवि होती है जिसे स्रोत कहा जाता है। यह विरूपण स्रोत एवं विक्षेप के बीच अवस्थित बृहद आकाशगंगा, जिसे लेंस कहा जाता है, के कारण स्रोत से आने वाली प्रकाश रे के मुड़ने से उत्पन्न होती हैं। आइंस्टीन रिंग। जब दो आकाशगंगाएं सटीक रूप से संरेखित होती हैं तो अधिक दूर स्थित आकाशगंगा की छवि लगभग पूर्व वृत्त में परिवर्तित हो जाती है। इस दुर्लभ आइंस्टीन रिंग निर्मित करने के लिए 10,000 से 6,000 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं के एक युग्म को पृथ्वी के सापेक्ष बिल्कुल सटीक स्थिति में होना चाहिए, यदि तभी आइंस्टीन रिंग निर्मित होगी। वैम्पायर स्टार। जब एक छोटा तारा अपने बड़े साथी तारे से द्रव्यमान और ऊर्जा खींचता है तथा उससे अपेक्षाकृत अधिक विशाल और ऊष्मा एवं नीला हो जाता है तो ऐसे छोटे तारे को वैम्पायर स्टार कहा जाता है। हाल ही में भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने एक दुर्लभ परिघटना का पता लगाया जिसमें एक छोटा 6 अरब वर्षीय वैम्पायर स्टार एक बड़े आकाशीय पिंड को नष्ट कर रहा है। एस्ट्रोसैट क्या है? यह भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसैट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऑप्टिकल, यूवी, निम्न एवं उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्र में ब्रह्मांड का प्रक्षेपण करता है, जबकि अधिकांश ऐसे उपग्रह केवल तरंगदैर्घ्य की एक संकीर्ण परास को देखने में सक्षम होते हैं। ये रहा एस्ट्रोसैट। सॉफ्ट एक्स-रे टेलीस्कोप है जो कि क्या करेगा? एक्स-रे स्पेक्ट्रम की रेंज को डिटेक्ट करेगा। डार्क मैटर एवं डार्क ऊर्जा। ब्रह्मांड में देखते तारे, ग्रह, उपग्रह जो हमें दिखाई देते हैं वे स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, परंतु डार्क मैटर ना तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है और ना ही परावर्तन। इससे प्रत्यक्ष रूप से दूरबीन की सहायता से देखा भी नहीं जा सकता। डार्क मैटर पूर्णतः ब्लैक होल नहीं होते। वस्तुतः खगोल वैज्ञानिकों द्वारा डार्क मैटर की उपस्थिति का अनुमान उस गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर लगाया जाता है जो उसके आसपास की वस्तुओं पर प्रभाव डालता है। खगोलविदों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में दृश्य पिंडों का परिमाण सिर्फ 4% है। दृश्य पिंडों में तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि सभी पिंड शामिल हैं। पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर सिर्फ 23% है, जबकि शेष 73% ब्रह्मांड डार्क ऊर्जा से निर्मित है। डार्क ऊर्जा क्या होती है? यह एक काल्पनिक बल है जिसका दबाव ऋणात्मक होता है और सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार इस ऋणात्मक दाब का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव के समान होता है। न्यू होराइजन मिशन नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है जो सौरमंडल के बाहरी बोने ग्रह यम या प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो कि 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा था। प्लूटो की पहली ऐतिहासिक यात्रा के बाद नासा का न्यू होराइजन मिशन अब क्रीपर बेल्ट में आगे अवस्थित एक अन्य लक्ष्य की ओर रवाना हो गया है। 2014 में MU-69 के रूप में जाना जाता था। 2014 में MU-69 सौर मंडल के प्रारंभिक निर्माण
ब्लॉकों में से एक माना जाता है। एक्सोप्लैनेट, एक्सोप्लैनेट या फिर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य के अतिरिक्त किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। ये कितनी भी दूरी से अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं। इनमें से कुछ अपने तारे से एकदम उचित दूरी पर स्थित हैं कि इन्हें अधिवास योग्य क्षेत्र या फिर हॉरिजॉन्टल जोन में रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि ये अपनी सतह पर तरल जल की उपस्थिति हेतु उचित तापमान धारण करते हैं। प्रोक्सिमा बी हाल ही में खोजा गया पृथ्वी जैसा एक एक्सोप्लैनेट है। यह प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सर्वाधिक निकटवर्ती तारे के चारों ओर उसके गोल्डीलॉक जोन में परिक्रमा कर रहा है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं कि यह 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका वर्ष केवल 11 दिन का होता है। यह ग्रह शीतोष्ण क्षेत्र में है जो कि द्रव जल की उपस्थिति के लिए उपयुक्त है। यह पृथ्वी के सूर्य से समीपता की तुलना में अपने तारे से 25 गुना अधिक समीप है, किंतु इसके तारे का आकार हमारे सूर्य की तुलना में केवल 12% है एवं चमक भी कम है, इसलिए यह अधिवास योग्य क्षेत्र में है। एक्सोप्लैनेट GJ1132b, तो GJ1132b क्या है? हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी जैसे एक ग्रह GJ1132b के चारों ओर एक ब्रह्मांड या फिर एटमॉस्फेयर का पता लगाया है। यह ग्रह आकार में पृथ्वी से 1.4 गुना बड़ा है तथा पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष दूर है। GJ1132b दक्षिणी तारामंडल बेला में रेड ड्वार्फ स्टार GJ1132 की परिक्रमा करता है। यह पेरेंट स्टार GJ1132 हमारे सूर्य की तुलना में बहुत छोटा और ठंडा और धुंधला है। यह पहली बार है कि पृथ्वी के समान किसी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का पता लगाया गया है। यह परीक्षण चिली स्थित यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के टेलीस्कोप द्वारा किया गया था। प्लैनेट 9, खगोल शास्त्रियों ने दावा किया है कि रहस्यमय प्लैनेट 9 अपने मूल तारे से हमारे सूर्य द्वारा 4.5 अरब वर्ष पहले स्थगित कर दिया गया था। यह संभवतः सौरमंडल के अंदर खोजा जाने वाला एक प्रथम एक्सोप्लैनेट होगा। प्लैनेट 9 सुदूर सौरमंडल में एक विशाल काल्पनिक ग्रह है जिसके गुरुत्वाकर्षण बल या प्रभाव से क्रीपर बेल्ट के बाद पड़ने वाले ट्रांस नेपच्यून पिंडों के समूह में आसव्य कक्षाएं विद्यमान को समझने में आसानी होती है, या फिर जो आसव्य कक्षीय विन्यास है उनको समझने में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? देखो, जो प्लैनेट 9 है वह सुदूर सौरमंडल के एक विशाल काल्पनिक ग्रह है। यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के क्रीपर बेल्ट के बाद पड़ने वाले जो ट्रांस नेपच्यून पिंड हैं उनके समूह के आसव्य कक्षीय विन्यास को समझने में आसानी होती है। यह अनुमानित ग्रह एक प्रकार का सुपर अर्थ होगा जिसका अनुमानित द्रव्यमान पृथ्वी के 10 गुना होने की संभावना है तथा इसका व्यास पृथ्वी का 3 से 4 गुना होगा। इसका कक्ष विशाल दीर्घवृत्ताकार होगा और कक्षीय अवधि 15,000 वर्ष होगी। सर्कमबाइनरी प्लैनेट ऐसे ग्रह जो तारों की परिक्रमा करते हैं सर्कमबाइनरी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप का प्रयोग करके बृहस्पति जैसे एक ग्रह केपलर 1647b की खोज की है। यह 2 तारों के एक युग्म की परिक्रमा करता है। यह अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ट्रांजिटिंग सर्कमबाइनरी ग्रह है। कौन सा है? तो केपलर 1647b। सिंगर्स तारामंडल में स्थित
केपलर 1647b ग्रह लगभग 3700 प्रकाश वर्ष दूर है और लगभग 4.4 अरब वर्ष पुराना है। मोटे तौर पर इसकी आयु पृथ्वी की आयु के बराबर है। बृहस्पति की भांति केपलर 1647b विशाल गैसीय पिंड है जिसे इस ग्रह द्वारा जीवन का पोषण करने की संभावना नहीं है। ब्रह्मांड के अध्ययन से संबंधित हाल ही में मिशन प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेटरी एवं टेलीस्कोप लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल LHC विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों का अध्ययन करना था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल 2012 में दुष्प्रभाव हिग्स बोसॉन कण या गॉड पार्टिकल के रूप में लोकप्रिय की खोज थी। LHS लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN की एक परियोजना है। CERN विश्व की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिक प्रयोगशाला है। भारत हाल ही में CERN का एक सहयोगी सदस्य बना है जिसे पूर्व भारत को 2004 में CERN ने पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित किया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडल में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका ने हिग्स बोसॉन की खोज में मदद की थी। वेले सेकंड प्रोजेक्ट यह प्रयोग उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के टकराव से उत्पन्न विभिन्न प्राथमिक कणों का अवलोकन कर ब्रह्मांड की शुरुआत के रहस्यों की खोज करता है। वेले 11 डिटेक्टर अपग्रेड सुपर KEKV त्वरक के द्वारा उत्पन्न कृत्रिम रूप से निर्मित प्राथमिक कणों की आंतरिक क्रिया का सटीकता से अवलोकन करता है। यह इन नव निर्मित कणों की दिशा एवं आवेग का परिमाप भी प्रदर्शित करता है। ग्रहों का मुख्य उद्देश्य पार्टिकल फिजिक्स के मानक मॉडल में महत्वपूर्ण विचलन की खोज करता है या फिर खोजना है। यह इस तरह निर्धारित किया जा सकता है कि अन्य पारिस्थितिकी नए सिद्धांतों में से कौन सा कण प्राथमिक कण के संबंध में सबसे सटीक वर्णन प्रस्तुत करता है। GAIA स्पेस प्रोब नामक यूरोपीय उपग्रह ने GAIA यूरोपीय स्पेस प्रोब 2013 में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य के चारों ओर एक कक्षा के चक्कर लगाते हुए 1 बिलियन तारों की स्थिति रंग दीप्ति का अवलोकन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था, जिसने जुलाई 2014 में आंकड़े एकत्रित करना शुरू कर दिया। इसने आकाशगंगा में मौजूद 1.14 लाख तारों की सटीक स्थिति और चमक का माप चित्रण किया था तथा 2 अरब से अधिक तारों की गति एवं दूरी की सटीकता की व्याख्या की थी। उल्मा टेलीस्कोप एरे आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे जो कि ALMA चिली में तैनात किया जा रहा रेडियो टेलीस्कोप का एक श्रृंखला समूह एरे है। यह 66 उच्च परिशुद्धता वाले एंटीना से मिलकर बना है। इसमें वैज्ञानिक ब्रह्मांडीय उद्भव कॉस्मिक ऑरिजिन्स की खोज की परिक्रमा में महत्वपूर्ण खगोलीय रहस्यों का स्पष्ट कर सकेंगे। ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप NGARI चीन ने भारतीय सीमा के निकट स्थित तिब्बत के नागरी क्षेत्र में 2 चरणों वाली नगरी वेव ऑब्जर्वेटरी का निर्माण प्रारंभ कर दिया है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप होगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति विन्यास से संबंधित बिग बैंग थ्योरी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। सोफिया द स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी जर्मनी और अमेरिका की एक संयुक्त अंतरिक्ष विज्ञान परियोजना है। यह वैज्ञानिक उद्देश्य गैस धूल के इंटरस्टेलर क्लाउड्स तारों के बीच स्थित गैस और धूल के बादलों से आकाशगंगाओं के विकास एवं तारों एवं ग्रह प्रणाली के निर्माण और विकास को समझाना है। यह विश्व की विशालतम एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी है।
यह उन परीक्षणों को संभव बनाती है जो कि विशालतम उच्चतम भूमि आधारित टेलीस्कोप के लिए भी असंभव है। इस परियोजना में एक मॉडिफाइड बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर 2.5 मीटर की दूरबीन स्थापित की गई है। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियोस्कोप टेलीस्कोप। तो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप है। इसे चीन के गुइझाओ प्रांत में स्थित क्रास्टर डिफ्रेशन में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड में रेडियो संकेतों को इकट्ठा करना, ग्रेविटेशनल वेव एवं डार्क मैटर की जांच करना तथा एलियंस के ट्रांसमिशन को सुनने की प्रयास करना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब तक सबसे बड़े अंतरिक्ष टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे अगले 2 वर्षों में प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। इसे नासा द्वारा विकसित किया गया है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी भी इसमें अपना सहयोग दे रही है। तो इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी भी साथ दे रही है। तो किसका है ये? नासा का है। यह नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप का स्थान लेगा। यह लॉन्ग रेंज पॉइंट 2 पर स्थापित किया जाएगा। सूर्य के परिप्रेक्ष्य में लॉन्ग रेंज पॉइंट 2 ठीक पृथ्वी के पीछे अवस्थित बिंदु है। इसका मुख्य लक्ष्यों में से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग कर परग्रही दुनिया के वायुमंडलीय घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। वेव विशेष रूप से ओजोन एवं मीथेन जैसे केमिकल बायोमास की खोज करेगा जो कि जैवीय प्रक्रियाओं से निर्मित किए जा सकते हैं। न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। सौर प्रणाली की हमारे समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन नासा की न्यू फ्रंटियर स्ट्रेटजी गुणवत्ता एवं वैज्ञानिक परीक्षण के लिए समर्पित है। यह सौर प्रणाली का पता लगाने के लिए लगातार संचालित मध्यम श्रेणी के अंतरिक्षयान मिशनों में युक्त है। यह न्यू फ्रंटियर पोर्टफोलियो का चौथा मिशन है जिसमें पूर्ववर्तियों में प्लूटो के लिए न्यू हॉरिज़ॉन मिशन, बृहस्पति के लिए जूनो मिशन और OSIRIS ओरिस रेक्स है। जल की खोज हेतु अंतरिक्षों में भेजे गए कुछ मिशन। कैसिनी मिशन। अप्रैल 2017 में नासा ने इस मिशन द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दावा किया था कि शनि के बर्फीले चंद्रमा इनसेलाडस पर जीवन को पोषित करने हेतु आवश्यक रसायन उपलब्ध हैं। क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ने एक प्राचीन धारा की खोज की थी जहां जीवन और जल के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थीं। मिशन यूरोपा। यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के आउटर शेल पर बर्फीले क्रिस्टल और झीलों की खोज करने का प्रयासरत है। ड्रोन मिशन। वर्तमान में यह जल के लिए सेरस का अध्ययन कर रहा है। सेरस मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच शुद्ध ग्रह पट्टी में एक बड़ा निकाय है। जूनो मिशन बृहस्पति द्वारा धारित जल की माप करेगा। गैनीमेड मिशन। यह मिशन गैनीमेड के कोस्ट और कोर के बीच बर्फ और जल की कोस्ट की खोज में संलग्न है। गैनीमेड बृहस्पति और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। अब आते हैं उपग्रह। उपग्रह ठोस खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है इसलिए यह पृथ्वी का उपग्रह है। बुध और शुक्र के अतिरिक्त सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों में उपग्रह हैं। उपग्रह ग्रहों की भांति इनका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये आते हैं कुछ हमारे सोलर सिस्टम अर्थ में मौजूद मून वगैरह। पहला आता है चंद्रमा। पृथ्वी के उपग्रह से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी कक्षा में एक निश्चित नियत
पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, जबकि इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों ही अवधि 27.32 दिन है। चंद्रमा पर दिन अत्यंत गर्म और रातें अत्यंत ठंडी होती हैं। पृथ्वी के निकट स्थित होने के कारण यह आकार और अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। चंद्रमा दिग्वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर स्थित होता है तो इसे एपोजी कहा जाता है। हम चंद्रमा को केवल एक पहलू ही क्यों देख सकते हैं? परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी को हमेशा अपना एक पहलू ही दर्शाता है। यह इसलिए होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के नियमित प्रचक्रण की गति इतनी ही कम कर दी है कि वह अपनी पृथ्वी की परिक्रमा के समय के बराबर हो गया है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि वह अपनी अक्ष पर घूमने में लगता है। चंद्रमा की उत्पत्ति 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने कल्पना की थी कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यह पूरा पिंड डम्बल या बीच में पतला और दोनों किनारों पर मोटे की आकृति में परिवर्तित हुआ था और अंततः टूट गया। इन्होंने यह बताया कि चंद्रमा के निर्माण में उपयुक्त पदार्थ जहाँ से विलग हुआ है वहाँ वर्तमान में प्रशांत महासागर गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रहों के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़ी टक्कर का परिणाम है, जिससे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से टकराए। इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टक्कर से अलग हुए पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा। अंततः आज से लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा सार भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित किया गया था। अंतरिक्षयान चंद्र के रासायनिक एवं खगोलीय एवं प्रकाश भौमिक मानचित्र के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्र की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान 1 28 अगस्त 2009 तक 312 दिन के लिए प्रचलन में रहा था। चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन था। पिछले चंद्रयान 1 मिशन का एक उन्नत संस्करण था। इसरो चंद्रयान 2 मिशन में चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को तैनात करने की योजना बना रहा था, जिसमें एक ऑर्बिटल रोवर और लैंडर विन्यास शामिल किए गए थे। इसे 2018 की पहली तिमाही के दौरान लॉन्च करने की उम्मीद थी। रोवर में लगाए गए उपकरण चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेंगे और चंद्रमा की मिट्टी के विश्लेषण के लिए उपयोगी आंकड़ों को पृथ्वी पर भेजेंगे। भारत का पहला निजी चंद्र मिशन बेंगलुरु स्थित एक निजी एरोस्पेस कंपनी टीम इंडस इसरो के PSLV द्वारा 28 दिसंबर 2017 को चंद्रमा के लिए एक अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण करेगी। प्रक्षेपण वाहन के अतिरिक्त मिशन के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा स्वयं विकसित की गई। इस मिशन का उद्देश्य इस अंतरिक्षयान को चंद्रमा पर उतारना, यान द्वारा चंद्रमा की सतह पर कम से कम 500 मीटर की दूरी तय करना और HD वीडियो चित्र और डेटा पृथ्वी तक प्रसारित करना है। यह अंतरिक्षयान चंद्रमा के उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित क्षेत्र मेयर इम्विवियम पर उतरना था। अब आते हैं बोने ग्रह। यम प्लूटो। IAU ने इसका नया नाम किया है 134340 रखा है। क्लॉड टॉम्बो ने 1930 में इसकी खोज की थी। अगस्त
6 में IAU की प्रयाग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग करके बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण है 3। पहला आता है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, दूसरा इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और तीसरा यम की कक्षा को काटना। सीरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री प्रियाजी ने की थी। केवल यही सौरमंडल की आंतरिक वलय में स्थित है, से सभी बाहरी किनारों पर स्थित है। यह शुद्ध ग्रह बेल्ट में स्थित एक बड़ा पिंड है। सेरस IAU की नई परिभाषा के अनुसार इस बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग था। अन्य आकाशीय पिंड, तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त 3 अन्य पिंड भी होते हैं जो कभी कभी रात के दौरान आकाश में दिखाई देते हैं। ये शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आते हैं शुद्ध ग्रह, जिनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। इनको अवंतर ग्रह भी कहा जाता है। शुद्ध ग्रह, जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, ग्रह निर्माणकारी तत्वों के अवशेष हैं जो कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल के निर्माण के आरंभ में निर्मित हुए थे। ऐसे अधिकांश प्राचीन अंतरिक्ष अवशेष मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य मुख्य शुद्ध ग्रह पेटी के अंतर्गत सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जा सकते हैं। जब वे दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, तब शुद्ध ग्रह भी कभी कभी अनियमित ढंग से घूर्णन करते हैं। वैज्ञानिक निरंतर पृथ्वी को पार करने वाले अर्थ क्रॉसिंग शुद्ध ग्रह हैं, जिनके मार्ग पृथ्वी की कक्षा को प्रतिच्छेदित करते हैं, तथा पृथ्वी के निकट के शुद्ध ग्रह जो नियर अर्थ हैं, जो पृथ्वी की ओर गतिमान होते हैं, की निगरानी करते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों में शुद्ध ग्रहों का निर्माण हुआ। वास्तव में शुद्ध ग्रह एक प्रकार के मलबे का क्षेत्र होते हैं जो ग्रह के रूप में इकट्ठा होने में विफल रहा है और मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में परिक्रमण करने लगा है। इनकी अनुमानित संख्या 1 लाख है। देखिए, ये है हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, इनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। ये है मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। सबसे बड़े शुद्ध ग्रह सीरिस है, जिसका व्यास लगभग 800 किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा शुद्ध ग्रह कंकड़ के समान छोटे होते हैं। कभी कभी शुद्ध ग्रह पृथ्वी के पास टकरा सकते हैं। हालांकि पृथ्वी के साथ शुद्ध ग्रहों की टक्कर बहुत कम ही होती है, फिर भी खगोलविदों द्वारा शुद्ध ग्रहों की गति पर सावधानी से नज़र रखी जाती है। इसका कारण है कि पृथ्वी के साथ शुद्ध ग्रहों की टक्कर से पृथ्वी पर जन एवं संपत्ति की भारी नुकसान हो जाता है। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से डायनासोर लुप्त होने का कारण 65 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के साथ कुछ शुद्ध ग्रहों की टक्कर होना ही था। शुद्ध ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बनते हैं। पूरे इतिहास के दौरान पृथ्वी पर ऐसी कई टक्करें हुई हैं। इससे पृथ्वी की सतह पर विभिन्न आकार के गर्तों का निर्माण हुआ है। हालांकि मृदा अपरदन की प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे पवन वर्षा ने लंबे समय तक कार्यरत रहते हुए इन गर्तों को भर दिया है। वर्तमान में ऐसे केवल कुछ ही गर्त पृथ्वी की सतह पर शेष रह गए हैं। महाराष्ट्र में लोनार झील पृथ्वी के साथ शुद्ध ग्रह की टक्कर से ही बनी एक गर्त है। अब आते हैं ट्रोजन शुद्ध ग्रह। ट्रोजन वे शुद्ध ग्रह होते हैं जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों के निरंतर साथी होते हैं, क्योंकि वे ग्रहों के सामने या फिर पीछे लगभग 60 डिग्री के निश्चित बिंदु पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चूंकि वे निरंतर उसी कक्षा में या तो आगे बढ़ते हैं या फिर ग्रहों का अनुसरण करते हैं, अंततः उनका अपने साथी ग्रह के साथ टकराव कभी नहीं होता। हमारे सौरमंडल में 6 ग्रहों के ज्ञात ट्रोजन शुद्ध ग्रह हैं। ये ग्रह हैं बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, यूरेनस और पृथ्वी। पृथ्वी का ट्रोजन शुद्ध ग्रह दुर्गाह या फिर इलूसिव है। दुर्गाह। अभी तक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के केवल एक ही ट्रोजन शुद्ध ग्रह 2011 में TK7 की खोज की। 2010 में TK7 की खोज की थी, जिसका नाम क्या है? दुर्गाह। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्षयान दुर्गाह ट्रोजन शुद्ध ग्रह की खोज करने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के नज़दीक स्थित शुद्ध ग्रह विन्नू के अनुसंधान के लिए मानव रहित अंतरिक्षयान
ओसिरिस रेक्स, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशंस, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस, रिगोलिथ एक्सप्लोरर का सफलतापूर्वक विक्षेपण किया है। क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए नासा के अन्य मिशन। प्रारंभिक सौर प्रणाली के सुराग की खोज में क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण हेतु नासा ने 2 मिशनों का शुभारंभ की घोषणा की थी। पहला था लूसी और दूसरा था साइकी। लूसी को 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। लूसी अपने पहले गंतव्य, जो एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह पर है, उस पर 2025 तक पहुंचेगा और 2027 और 2033 तक 6 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाएगा। अब आता है साइकी। यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित प्राथमिक एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक क्षुद्र ग्रह है। यह माना जाता है कि चट्टानों और बर्फ से निर्मित कई अन्य क्षुद्र ग्रहों के विपरीत साइकी पृथ्वी के कोर के समान मुख्य रूप से लोहे और निफे धातु से बना है। यह माना जाता है कि यह मूल रूप से एक प्रारंभिक ग्रह था, लेकिन समय के साथ अन्य अंतरिक्ष पदार्थों से टकराने के कारण इसका बाहरी चट्टान भाग टूट कर इससे अलग हो गया है। साइकी मिशन पृथ्वी के कोर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा कि किस तरह इसके कोस्ट, मेंटल और कोर की परतों में विभाजित हुआ। इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि सूर्य और सौर परिवार के अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, समय के साथ इसमें बदलाव कैसे हुआ है और यह अन्य स्थानों में विकसित कैसे किया जा सकता है और जीवन की उत्पत्ति, विकास एवं इसकी निरंतरता को प्रश्न मिलेगा। धूमकेतु या फिर कोमेट्स या पुष्कल तारे क्या होते हैं? नई परिभाषा के अनुसार नेपच्यून सौर प्रणाली का सबसे बाहरी ग्रह है। हालांकि इसकी परिक्रमा कक्षा सौर मंडल की सीमा नहीं बनाती। सौर मंडल की अनंत सीमा और सौर प्रणाली के बहुत बाहर तक फैले हुए सौर मंडल के छोर तक बहुत ही छोटे छोटे से अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या फिर पुष्कल तारे कहलाते हैं। यह गैस और धूल का संग्रहण होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित आकाश या प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। इन धूमकेतुओं का निर्माण बहुत समय पहले उसी गैसीय बादल में हुआ था जिससे सौरमंडल के अन्य सदस्यों की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य के चारों ओर ये लंबी, अनियमित और अंधकारमय कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। ये धूमकेतु इतनी दूर हैं कि सामान्य रूप से इन्हें नहीं देखा जा सकता। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह अपने सामान्य पथ से भटककर सूर्य की ओर जाने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैसों को चमकीला बना देती हैं। इस प्रकार धूमकेतु गैस और धूल का एक संग्रहण होते हैं जो एक लंबी चमक वाली पूंछ के साथ आकाश में प्रकाश के चमकीले बेल्ट की भांति दिखाई देते हैं। धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती दिखाई देती है। धूमकेतु ग्रह के समान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि सूर्य के चारों ओर धूमकेतु का परिक्रमण अंतराल काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए हेली धूमकेतु लगभग 76 वर्ष के अंतराल के बाद दिखाई देता है। हेली धूमकेतु आंतरिक सौरमंडल में 1986 में दिखाई दिया था और अब यह दोबारा 2061 में दिखाई देगा। शुद्ध ग्रह के समान धूमकेतु भी वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रुचिकर विषय रहा है। इसका कारण यह है कि वे उसी सामग्री से बने हैं जिससे संपूर्ण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। धूमकेतु की पूंछ के अध्ययन से यह पता चलता है कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणु जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और HCN विद्यमान होती हैं। चूँकि ये सरल अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जटिल अणुओं की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन का आधार धूमकेतु द्वारा बाह्य अंतरिक्ष से लाया गया था। धूमकेतु बहुत अधिक समय के लिए नहीं होता। प्रत्येक बार धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरता है और यह अपनी गैसों का कुछ भाग खो देता है। अंत में अंतरिक्ष में केवल धूल के कण शेष रह जाते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब ये गर्म प्रतिरोधी वायु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से जल उठते हैं और उल्का या फिर शूटिंग स्टार का निर्माण करते हैं। अब आते हैं उल्का या फिर मेटियोर।
कई बार हम रात के दौरान आकाश में प्रकाश की रेखा देखते हैं जो कुछ क्षण के भीतर ही लुप्त हो जाती है। इन्हें उल्का या फिर शूटिंग स्टार कहा जाता है। उल्काएं शुद्ध ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। इन्हें टूटा हुआ तारा कहा जाता है। जब उल्का उच्च गति के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के प्रतिरोध के कारण अत्यधिक ताप उत्पन्न करता है। यह ताप उल्का को जला देता है और ये जलते हुए उल्का आकाश में प्रकाश की लकीर की भांति नीचे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह धूल के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। यदि उल्का बड़ा होता है तो इसका एक भाग वायु में बिना जले पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है और यह टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है। इस प्रकार उल्का या फिर मेटियोर्स जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूरी तरह से नहीं जलता है और पृथ्वी की सतह पर आता है, उसे उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। यह आकाश से गिरते हुए पत्थर के समान होता है। इसकी संरचना का अध्ययन करके हम सौरमंडल का गठन करने वाले पदार्थों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चंद्रमा की सतह पर टकराने वाले उल्कापिंडों की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि पृथ्वी की सतह पर कुछ ही उल्कापिंड पहुंच पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिरते हुए उल्कापिंडों को घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा जलाने के लिए चंद्रमा के पास वायुमंडल का अभाव होता है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट होता है सौरमंडल। इफ़ यू like my video, please guys share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.